दर्शकों से आग्रह है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि उन्हें प्रत्येक नई वीडियो के अपलोड होने की सूचना तुरंत मिल सके। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब हुमायूं कांधार की सीमा पर स्थित शाल मस्तान नामक स्थान में रुका हुआ था, तभी उसे सूचना मिली कि कामरान के आदेश से मिर्जा अस्करी हुमायूं को पकड़ने के लिए आ रहा है। उससे बचने के लिए हुमायूं दुर्गम पहाड़ियों की तरफ भागा और हमीदा बानो बेगम तथा 30 लोगों के साथ एक ऐसे बलूच कबीले में पहुंच गया जिसके लोग पिशाचों जैसी भाषा बोलते थे। हसन अली एशक आगा की बलूच पत्नी ने हुमायूं को बताया कि ये लोग हमें पकड़कर मिर्जा अस्करी को सौंपने की बात कर रहे हैं। इस पर हुमायूं ने अपने साथियों से कहा कि रात होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि रात में ये लोग हमें नुकसान पहुंचाएंगे। जब हुमायूं और उसके साथी वहां से चलने लगे तो पिशाचों जैसी भाषा बोलने वाले लोगों ने शाही काफिले को यह कहकर रोक लिया कि उनका सरदार आने वाला है, उससे पहले तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। हुमायूं और उसके साथियों ने विचार किया कि इस समय लड़ने में नुकसान है, इसलिए रात्रि होने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए और रात के अंधेरे में चुपचाप निकलना चाहिए। किंतु आधी रात से पहले ही उस कबीले का सरदार आ गया। बलूच सरदार ने हुमायूं के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि मेरा विचार आपको पकड़कर मिर्जा अस्करी एवं कामरान को सौंपने का था, किंतु अब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, इसलिए मेरे मन के भाव बदल गए हैं। जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तथा मेरे 6 पुत्र जीवित हैं, तब तक हम आपके एक एक बाल पर निछावर हैं। भले ही मिर्जा अस्करी और कामरान मेरी खाल ही क्यों न खिंचवा लें। बलूच सरदार की बात सुनकर हुमायूं ने अपने कपड़ों से एक मोती तथा एक लाल निकालकर बलूच सरदार को दिए और अगले दिन बाबा हाजी दुर्ग की ओर चल दिया। वह बलूच सरदार भी अपने लड़ाकों को साथ लेकर हुमायूं को हाजी दुर्ग तक पहुंचाने गया। 2 दिन तक चलते रहने के बाद हुमायूं तथा उसके साथी गर्मसीर प्रांत में स्थित नदी के तट पर पहुंचे। जब गर्मसीर क्षेत्र में रहने वाले सैयदों को ज्ञात हुआ कि बादशाह हुमायूं अपनी बेगम सहित आया है, तो बहुत से सैयदों ने एकत्रित होकर हुमायूं का स्वागत किया। अगले दिन प्रातःकाल में ख्वाजा अलाउद्दीन महमूद नामक एक अमीर मिर्जा अस्करी के यहाँ से भागकर हुमायूं की शरण में आया और उसने बहुत से खच्चर, घोड़े, शामियाने तथा रसद बादशाह हुमायूं को भेंट किए। दूसरे दिन हाजी मोहम्मद खां कोकी अपने 30-40 घुड़सवारों सहित आया और उसने भी हुमायूं को बहुत से खच्चर तथा रसद सामग्री भेंट की। यहाँ से हुमायूं ने खुरासान जाने का निश्चय किया। वर्तमान समय में खुरासान ईरान देश में स्थित है, किंतु उस काल में खुरासान अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित सीस्तान तथा फारस राज्यों के बीच स्थित था। वर्तमान समय में फारस को ईरान कहते हैं। हुमायूं का विचार खुरासान पहुंचकर फारस के शासक से संपर्क करने का था। दर्शकों को स्मरण होगा कि जब ईस्वी 1501 में उज़्बेकों के नेता शैबानी खां ने बाबर को समरकंद से बाहर निकाल दिया था, तब फारस के सफवी शासक शाह इस्माइल ने इस शर्त पर बाबर की सहायता की थी कि यदि बाबर शिया हो जाए तो उसे समरकंद विजय के लिए फारस की सेना उपलब्ध कराई जा सकती है। इस समय उसी इस्माइल का पुत्र तहमास्प फारस का शाह था। हुमायूं को आशा थी कि फारस का शाह एक बार पुनः उसी शर्त पर हुमायूं को अपनी सेना दे सकता है। इस समय ईस्वी 1543 का दिसंबर महीना लग चुका था।
पहाड़ियों एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में कठिन सर्दियां झेलता हुआ हुमायूं का काफिला कई दिनों की यात्रा के बाद खुरासान के निकट हलमंद नदी के तट पर पहुंचा। जब फारस के शाह के पास यह समाचार पहुंचा कि हुमायूं का काफिला हलमंद नदी के तट पर डेरा डाले हुए है, तो फारस के शाह ने अपने मंत्रियों, अमीरों एवं भाइयों को हुमायूं का स्वागत करने भेजा। ये लोग बड़े आदर से हुमायूं तथा उसके साथियों को राजधानी की ओर ले गए। जब यह काफिला राजधानी के निकट पहुंचा तो फारस के शाह तहमास्प ने अपने पिता इस्माइल तथा हुमायूं के पिता बाबर के बीच रही मित्रता का स्मरण करके अपनी राजधानी कजवीन से थोड़ा आगे आकर हुमायूं का स्वागत किया और उसे अपने महलों में लिवा लाया। आजकल कजवीन को तेहरान कहा जाता है। गुलबदन बेगम ने लिखा है कि फारस के महलों में हुमायूं तथा तहमास्प के बीच ऐसी दोस्ती हो गई मानो एक बादाम के भीतर दो बीज हों। जितने दिनों तक हुमायूं वहां रहा उतने दिनों तक या तो तहमास्प हुमायूं से मिलने के लिए उसके निवास पर आया या फिर हुमायूं तहमास्प से मिलने उसके महल में गया। तहमास्प कई बार हुमायूं को अपने साथ शिकार खेलने ले गया। इस दौरान हमीदा बानो बेगम कभी पालकी में बैठकर तो कभी ऊंट पर सवार होकर शिकार देखने जाती थी। इस दौरान ईरान के शाह की बहन सुल्तानम भी घोड़े पर सवार होकर फारस के शाह के पीछे खड़ी रहती थी। हुमायूं ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि शाह के पीछे एक स्त्री घोड़े पर सवार रहती थी जिसकी बाग एक सफेद दाढ़ी वाले मनुष्य के हाथ में रहती थी। वह शाह की बहन शाहजादा सुल्तानम थी। हुमायूं तथा गुलबदन ने शाह की बहन का नाम शाहजादा सुल्तानम लिखा है। एक दिन शाहजादा सुल्तानम ने हमीदा बानो बेगम का आतिथ्य किया। शाह ने अपनी बहन से कहा कि हिंदुस्तान की मलिका के सम्मान में राजधानी से बाहर उत्सव रखना। सुल्तानम के आदेश से नगर से 2 कोस की दूरी पर एक अच्छे मैदान में खेमा, तंबू, बारगाह, छत्र, मेहराब आदि खड़े किए गए तथा शाह के हरम की औरतें सज धज कर उस खेमे में उपस्थित हुईं। गुलबदन ने लिखा है कि ये सब औरतें शाह की आपस वाली, बुआएं, बहिनें, हरम वालियां और खानों तथा सरदारों की स्त्रियां थीं, जिनकी संख्या 1000 के आसपास थी और वे सब बहुत सज धज कर आई थीं। फारस की शाही औरतों ने हमीदा बानो का भव्य स्वागत किया। दिन भर उत्सव चलता रहा तथा शाम होने पर खानों एवं सरदारों की स्त्रियों ने स्वयं खड़े रहकर हमीदा बानो बेगम एवं शाह की औरतों, बहनों एवं बुआओं को भोजन करवाया। इस दौरान ईरान का शाह तहमास्प भी हुमायूं को अपने साथ लेकर इस उत्सव में भोजन करने आया। इस दौरान तहमास्प की बुआ ने हमीदा बानो से पूछा कि हिंदुस्तान के खेमे और तंबू सुंदर हैं या फारस के। इस पर हमीदा बानो ने कहा कि जो वस्तु फारस में 2 दांग में मिलती है वह वस्तु हिंदुस्तान में 4 दांग में मिलती है तथा हिंदुस्तान के खेमे तथा तंबू सहित प्रत्येक वस्तु सुंदर है। संभवतः शाह की बुआ को हमीदा का यह उत्तर अच्छा नहीं लगा, किंतु शाह की बहन शाहजादा सुल्तानम ने हमीदा की बात का समर्थन किया। देर रात में यह उत्सव समाप्त हुआ। संभवतः दांग उस काल में ईरान में चलने वाली कोई मुद्रा थी। अगली कड़ी में देखिए, रोशन कोका ने बादशाह के हीरे चुरा लिए। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।